इस लेक्चर में हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो है एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आधे क्वेश्चन आपको आज के लेक्चर में कराऊंगी और आधे क्वेश्चन कल के लेक्चर में मैं कराऊंगी। तो ध्यान से देखना, एक एक चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। हर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, बिल्कुल एनसीईआरटी के हम स्टार्टिंग से चल रहे हैं। इसके दो पार्ट मैंने बनाए हैं। पहला पार्ट है नेम द साइंटिस्ट हु प्रपोज ए स्कीम फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन की स्कीम किसने प्रपोज की थी? तो बेटा जब प्रपोज की बात आ जाए तो रेप्लिकेशन स्कीम प्रपोज की थी वाटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट ने। कब प्रपोज की थी? 1953 में ही, जब उन्होंने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया था। उसी टाइम पे उन्होंने ये भी बता दिया था कि डीएनए अपनी कार्बन कॉपी कैसे बनाएगा। तो इसकी जो स्कीम प्रपोज की थी, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन की स्कीम, वो किसने प्रपोज की थी? वाटसन एंड क्रिक ने इन 1953। अब इसका सेकंड पार्ट आता है, व्हाट इज देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट। उनकी ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या थी? वाटसन एंड क्रिक की ओरिजिनल स्टेटमेंट, तो ये भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एनसीईआरटी ने दिया है साफ साफ। उनकी ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या थी? इट वाज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट स्पेसिफिक पेयरिंग दैट वी हैव पोस्टुलेटेड। जो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बताई थी ना, तो ये क्या कह रहे हैं? स्पेसिफिक पेयरिंग दैट वी हैव पोस्टुलेटेड immediately suggest a possible copying mechanism for genetic material। मतलब उन्होंने क्या कहा था कि जो हमने कॉम्प्लीमेंटारिटी की स्कीम दी, उसी ने हमें इमीडिएटली सजेस्ट कर दिया कि डीएनए अपनी कार्बन कॉपी कैसे बनाएगा। तो इसमें आपको वो पार्ट लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड फिर मैंने बनाया है, व्हाट डज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन स्कीम सजेस्ट। बेटा जो भी आपको आंसर देने, सारे के सारे आंसर एनसीईआरटी की लैंग्वेज में देने। अगर आपको बोर्ड में फुल बाई फुल का स्कोर करना है तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज को कॉपी करें। एनसीईआरटी की लैंग्वेज पे आपकी जितनी कमांड होगी उतना आप बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसमें ध्यान से देखना, उन्होंने रेप्लिकेशन स्कीम के बारे में क्या बताया। हाउ डज डीएनए रेप्लिकेट, उन्होंने क्या कहा? रेप्लिकेशन स्कीम सजेस्ट, दो पॉइंट उन्होंने बताए थे। पहला पॉइंट क्या बताया था? द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए वुड सेपरेट एंड एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। उन्होंने क्या कहा था बेटा कि जो डीएनए आपका होता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। तो इन्होंने क्या बताया? सबसे पहले जो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे और सेपरेट होने के बाद ये दोनों ही स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेंगे नए स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए। तो ये तो था इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में इसने क्या कहा कि जैसे ही ये दोनों टेम्पलेट अपनी रेप्लिकेशन को पूरा कर लेती हैं, किसको पूरा कर लेती है? रेप्लिकेशन, मतलब दोनों डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो उसके बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो दो डीएनए बने हैं, ये दोनों डीएनए मॉलिक्यूल, इनकी जो सीक्वेंस है, इट वाज सेम एज दैट ऑफ पेरेंटल डीएनए। दोनों की जो सीक्वेंस है वो डिटो वैसी ही है जो पेरेंट की है। और इन दोनों डॉटर डीएनए में एक एक स्ट्रैंड तो है पेरेंटल, एक एक स्ट्रैंड तो कैसा है? पेरेंटल। और दूसरा स्ट्रैंड कैसा है? न्यूली सिंथेसाइज। अब क्योंकि प्रोजेनी डीएनए का एक स्ट्रैंड पेरेंटल है और दूसरा स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज है, इसलिए ये रेप्लिकेशन स्कीम क्या कहलाएगी? सेमी कंजर्वेटिव। सेमी मतलब हाफ पार्ट कंजर्व है। कंजर्व क्यों है? क्योंकि आधा पार्ट प्रोजेनी डीएनए का पेरेंट का है, तो वो कंजर्व्ड पार्ट है। तो इस क्वेश्चन में वो आपको एनसीईआरटी की लाइनें लिखनी है एज सच। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है,
गिव डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटसन एंड क्रिक मॉडल फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। आपको सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के लिए वाटसन एंड क्रिक का मॉडल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देना है। तो ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी ने एज सच दिया है। इस केस में आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो, ये आपका पेरेंटल डीएनए है। अब ये एक एंड से रेप्लिकेशन स्टार्ट कर रहा है, तो दोनों टेम्पलेट इसकी क्या होगी, सेपरेट होगी। सेपरेट होते ही उन्होंने टेम्पलेट का काम किया और अपने कॉम्प्लीमेंट्री नए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर दिया। तो ये जो मॉडल था ये वाटसन एंड क्रिक ने दिया था सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। ये आपका रहा स्कीम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये रही आपकी ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ वाटसन एंड क्रिक। और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि डबल हेलिकल जो ये आपकी स्कीम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन किसने प्रपोज की थी, वाटसन एंड क्रिक ने की थी। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके एनसीईआरटी की बुक ने ही दिए हैं, आपको कहीं बाहर से आंसर देने की जरूरत नहीं है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। इट वाज शोन फर्स्ट इन विच ऑर्गेनिज्म। तो जैसा कि एनसीईआरटी में हमने डिस्कस किया था कि इस चीज को सबसे पहले किसमें प्रूव करके दिखाया गया था, ई कोलाई में। जो मैथ्यू मिचेल्सन फ्रैंकलिन स्टेहल का एक्सपेरिमेंट है वो भी हम ई कोलाई में ही करके दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस स्कीम को प्रूव करके दिखाया था ई कोलाई में। हालांकि बाद में हायर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, इवन ह्यूमन में भी इसको प्रूव करके दिखाया है। लेकिन इनिशियली अगर पूछ रहा है तो इनिशियली किस में प्रूव करके दिखाया था, फर्स्ट किस में दिखाया था, ई कोलाई। तो यह भी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। 2008 में ये क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, हाउ वाज इट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड एंड बाय whom। तो बेटा ध्यान से सुनना, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन स्कीम क्या है कि जब कोई भी डीएनए अपना रेप्लिकेशन कंप्लीट कर लेता है तो हर प्रोजेनी डीएनए का एक स्ट्रैंड पेरेंटल है और एक स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज है। ये क्या कहलाता है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले तो आपको सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन की डेफिनेशन देनी। उसके बाद इसमें पूछा हाउ वाज इट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड एंड बाय हूम। अब यहाँ पर कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, सिर्फ वो मैथ्यू मिचेल्सन और फ्रैंकलिन स्टेहल का एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। बेटा आपको याद रहे आपकी एनसीईआरटी ने 2 एक्सपेरिमेंट दिए, हालांकि एक की कंप्लीट डिटेल दी है, एक का सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया है, लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया है कि आप मैथ्यू मिचेल्सन का एक्सपेरिमेंट लिखें। तो आपको दोनों एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना पड़ेगा। मैथ्यू मिचेल्सन और फ्रैंकलिन स्टेहल, इन्होंने तो एक्सपेरिमेंट किया था ई कोलाई पे, और दूसरे एक्सपेरिमेंट था टेलर एटल का, वो एक्सपेरिमेंट था विसिया फैबा पे। मैथ्यू मिचेल्सन ने हैवी आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन को यूज़ किया था सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन शो करने के लिए, जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप नहीं था, जबकि टेलर एटल ने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को यूज़ किया था। ध्यान देना, दोनों का अलग अलग मटेरियल है। यहाँ पे डीएनए को डिफ्रेंशिएट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी, तो हमने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट को यूज़ किया, जबकि टेलर एटल ने क्योंकि रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल लिया है तो वो ऑटोबायोग्राफी करेगा। क्या करेगा, ऑटोबायोग्राफी। तो दोनों एक्सपेरिमेंट आपको लिखने। अब 2011 में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया जो आपको आंसर देना है मिचेल्सन और स्टेहल के एक्सपेरिमेंट के बेस पर। इस क्वेश्चन में गलती होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, इसलिए ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट बनाए गए। पहले पार्ट में क्वेश्चन पूछा, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मैथ्यू मिचेल्सन और स्टेहल एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है, सारे के सारे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। पहला पार्ट था राइट द नेम ऑफ द केमिकल सब्सटेंस यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन द एक्सपेरिमेंट बाय देम। तो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन के तौर पर कई बच्चे सीधा क्या लिख देंगे, N15।
बेटा N15 नहीं लिखना है, उस केमिकल सब्सटेंस का नाम लिखना है। तो वो केमिकल सब्सटेंस क्या था? अमोनियम क्लोराइड था। लेकिन वो अमोनियम क्लोराइड दो टाइप के यूज करा था, एक तो जिसमें नाइट्रोजन है 14 नॉर्मल नाइट्रोजन, और एक जिसमें नाइट्रोजन है 15 वाला। अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप के नाइट्रोजन सोर्स वो यूज कर रहा था, तो ये चीज ध्यान रखना। इसका बी पार्ट आता है, व्हाई डिड द साइंटिस्ट सिंथेसाइज द लाइट एंड द हैवी डीएनए मॉलिक्यूल इन द ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। उसने क्यों सिंथेसाइज किया लाइट और हैवी डीएनए मॉलिक्यूल? तो क्यों सिंथेसाइज किया? क्योंकि वो ये प्रूव करना चाह रहा था कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली। डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली, ये प्रूव करना चाह रहा था, इसलिए उसने हैवी और लाइट डीएनए मॉलिक्यूल्स को यूज किया। सी पार्ट का क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द साइंटिस्ट मेक इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश द हैवी डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम द लाइट डीएनए मॉलिक्यूल? तो आप कहोगे कैसे डिस्टिंग्विश किया? इनको डिस्टिंग्विश किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी, और डेंसिटी के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसने बेटा सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन यूज किया। ठीक है, जो डेंसिटी के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करता है। कैसे? हैवी डेंसिटी का डीएनए मॉलिक्यूल बॉटम में सेटल हो जाएगा, इंटरमीडिएट या हाइब्रिड डेंसिटी का बीच में सेट हो जाएगा, और लाइट डेंसिटी का डीएनए मॉलिक्यूल टॉप में सेट होगा। तो डेंसिटी के बेसिस पर डिस्टिंग्विश करने के लिए उसने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन को यूज किया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। In Matthew Michelson and Franklin Stahel experiment, samples are taken at a definite time interval. What does this definite time interval denote? तो बेटा ये जो डेफिनेट टाइम इंटरवल है ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर सकता है। जैसे ई कोलाई के केस में मैथ्यू मिचेल्सन ने ये डेफिनेट टाइम इंटरवल बताया 20 मिनट का। तो एक्चुअल में ये डेफिनेट टाइम इंटरवल किसको डिनोट कर रहा है? उनकी एक रेप्लिकेशन साइकिल कितने टाइम में पूरा हो रही है उसको डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? एक रेप्लिकेशन साइकिल के कंप्लीट होने के टाइम को। एट डिनोट द टाइम पीरियड इन विच ए कोलाई या कोई भी ऑर्गेनिज्म आप ले रहे हो, इट कंप्लीट वन रेप्लिकेशन साइकिल। तो ये से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेहल एक्सपेरिमेंट only that DNA was extracted which remained as double stranded helix. Why? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं डीएनए को लेना चाहता था जो डबल स्टैंडर्ड हो गए। क्यों? मतलब डबल स्टैंडर्ड हो गए मतलब उसने अपनी रेप्लिकेशन साइकिल को कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि अगर आप ऐसे डीएनए ले लो, जैसे ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, ये सिंगल स्ट्रैंड में सेपरेट हो गया, टेम्पलेट का काम किया, लेकिन अभी दूसरा नया स्ट्रैंड कंप्लीटली सिंथेसाइज ही नहीं हुआ है, उससे पहले ही आप इस डीएनए सैंपल को ले लोगे, तो क्या वो एग्जैक्टली सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को शो कर पाएगा? तो क्या हम उनको डेंसिटी के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? नहीं। तो उसने ये से ध्यान रखा कि वो ऐसे डीएनए ले जो डबल स्टैंडर्ड हो, ताकि वो ऐसे डीएनए को चूज करे जिसने रेप्लिकेशन साइकिल को कंप्लीट कर लिया हो, ताकि वो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूव कर सके। तो ये से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन यू रिकॉल व्हाट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एंड थिंक व्हाई ए मॉलिक्यूल विद हायर मास डेंसिटी वुड सेडिमेंट फास्टर? तो बेटा जिसकी डेंसिटी हाई होती है, बेटा जिसकी डेंसिटी हाई होती है वो फास्टली सेडिमेंट होता है। वो क्या होता है? फास्टली सेडिमेंट होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मैं नोट्स में भी लिखवा चुकी हूँ। और कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम अप्लाई करते हैं? 5000 आरपीएम का हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करते हैं। और कितने टाइम के लिए? जब तक कि डीएनए एक फिक्स पोजीशन पे लाई नहीं कर जाता। लास्ट क्वेश्चन आज का, if E. coli was allowed to grow for 80 minutes, then what would be the proportion of light and hybrid density DNA molecule? तो ये भी मैंने नोट्स में करा दिया है आपको। 80 मिनट के बाद आपकी कितनी रेप्लिकेशन साइकिल पूरी हो जाएंगी? 20 मिनट में एक,
40 मिनट में 2, 60 मिनट में 3 और 80 मिनट में 4 रेप्लिकेशन साइकिल पूरी होगी। दैट मीन्स 1 से 2 बन गया, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 आपके प्रोजेनी डीएनए बन चुके हैं। अब 15 वाले नाइट्रोजन सिर्फ स्टैंड सिर्फ कितने थे? 2 पेरेंटल स्टैंड, बाकी तो हमने 14 ही लिया है। तो इन 16 में से 2 की डेंसिटी होगी हाइब्रिड और 14 जो डीएनए होंगे वो होंगे लाइट डेंसिटी के। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 7:1, जिसमें 7 होंगे लाइट डेंसिटी के और 1 रेशियो में आएगा हाइब्रिड डेंसिटी, क्योंकि 14 लाइट डेंसिटी के डीएनए हैं और 1 किसका है? हाइब्रिड डेंसिटी का। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। असाइनमेंट हमने डिस्कस किया है, बाकी का असाइनमेंट हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।